Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In last lectures we have discussed the matrix equation and vector equation and how we write the solution and how these equations are interlinked, and we have known that these equations are matrix equation and vector equation are equal and they have the same solution set. और इसका फिर हमने देखा था कि अगर आप सोल्यूशन सेट इसका लिखते हैं तो वो आप कैसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने करना है सोल्यूशन सेट ऑफ लीनियर सिस्टम। और सोल्यूशन सेट ऑफ लीनियर सिस्टम में हमने दो किस्म के सिस्टम कंसिडर करने हैं। एक हमने करना है होमोजीनियस सिस्टम एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम, और फिर हम चेक करेंगे कि अगर होमोजीनियस सिस्टम है या नॉन होमोजीनियस सिस्टम है ये क्या होते हैं और इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है? हमने जो बेसिक मैट्रिक्स इक्वेशन की है, जो सिस्टम को हमने सॉल्व किया है वो Ax इक्वल टू बी की फॉर्म में किया है। सो अगर आपके पास b की जगह आपके पास ज़ीरो वेक्टर आ रहा है, यानी कि ज़ीरो वेक्टर के हर एलिमेंट जो है वो ज़ीरो आ रहा है। Ax राइट हैंड साइड पे जो एंट्रीज आ रही हैं, जो वेक्टर आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है। सो दैट system is said to be homogeneous system of equation. So a system of linear equation is said to be homogeneous if it can be written in the form Ax equal to 0. So where is m cross n matrix and 0 is the zero vector. So अब हम देखेंगे कि अगर आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है तो क्या उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और अगर उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो क्या उसका सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन होगा? क्या उसका ज़ीरो सोल्यूशन आएगा या ज़ीरो के अलावा भी कोई सोल्यूशन उसका एग्जिस्ट कर सकता है? अब देखें, आपके पास ज़ीरो सोल्यूशन तो इसका ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर आप x1 x2 x3 ज़ीरो सब्सटीट्यूट करते हैं तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ज़ीरो होंगे, तो होमोजीनियस इक्वेशन का एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और वो सोल्यूशन कौन सा होगा? ज़ीरो सोल्यूशन। So such a system, homogeneous system Ax equal to 0 always has at least one solution, और वो कौन सा होगा? x equal to 0. So अगर x equal to 0 है, so this zero solution is known as the trivial solution. होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है? होमोजीनियस सिस्टम Ax equal to 0 जिसमें राइट हैंड साइड पे जो वेक्टर आ रहा है वो 0 है। और ट्रिवियल सोल्यूशन क्या है? ट्रिवियल सोल्यूशन आपके पास ज़ीरो सोल्यूशन है कि अगर x की तमाम वैल्यू ज़ीरो आ रही हैं तो वो ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। अब क्या उसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, क्या उसका नॉन ज़ीरो सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है? और अगर एग्जिस्ट करता है तो वो किस केस में करता है? The homogeneous equation has a non-trivial solution if and only if the equation has at least one free variable. अब क्या है कि होमोजीनियस इक्वेशन पहले हमने किया Ax इक्वल टू 0। होमोजीनियस इक्वेशन का ज़ीरो सोल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, और वो ज़ीरो सोल्यूशन हम उसको क्या कहते हैं? ट्रिवियल सोल्यूशन। अब ट्रिवियल सोल्यूशन तो उसका हमेशा एग्जिस्ट करेगा, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन उसका किस केस में आएगा? अगर इक्वेशन के एक या एक से ज़्यादा फ्री वेरिएबल्स आते हैं, इसमें इनके बेसिक वेरिएबल और फ्री वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, तो फिर होमोजेनियस इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा या नॉन ज़ीरो सोल्यूशन। सो एग्जांपल हम करते हैं। डिटरमिन इफ द फॉलोइंग होमोजेनियस सिस्टम हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, देन डिस्क्राइब द सोल्यूशन सेट। अब ये आपके पास क्या है? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब देखिए इसमें राइट हैंड साइड पे फर्स्ट इक्वेशन का भी एलिमेंट ये ज़ीरो है, सेकंड इक्वेशन का भी और थर्ड का भी, तीनों ज़ीरो है। अगर एक भी नॉन ज़ीरो होता है तो वो होमोजीनियस नहीं होगी। तो होमोजीनियस के लिए ये तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए? ज़ीरो होनी चाहिए। सो हमें होमोजीनियस सिस्टम गिवन है, आपने क्या बताना है कि इसका सोल्यूशन क्या आता है। आइदर इट हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, इट्स मीन कि इसका नॉन ज़ीरो सोल्यूशन आता है,
और अगर नॉन ज़ीरो सोल्यूशन आता है देन यू हैव टू डिस्क्राइब द सोल्यूशन सेट, आपने उसका सोल्यूशन सेट लिखना है। तो उसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है जैसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को करते आ रहे हैं कि आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करनी है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आपने रिड्यूस करना है एशेलॉन फॉर्म में और उसका सोल्यूशन करना है। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि सिस्टम होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, सिंपली आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करके तो स्टार्ट के लेक्चर से जो काम आप करते आ रहे हैं वही काम आपने इसमें करना है। So we have formed the augmented matrix. The last column is 0. आपने इस पे एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस किया और इसके यहाँ से फर्स्ट आपके पास 3 है, इसको भी आपने ज़ीरो करना है और इसको भी ज़ीरो करना है। रो ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करने हैं और इसको ज़ीरो करने के लिए आप क्या करेंगे, R2 प्लस R3। ठीक है, ये फर्स्ट पिवट पोजीशन है ना। नेक्स्ट आप करेंगे R3 माइनस 2 R1, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। फिर इसी तरीके से ये आपके पास पिवट पोजीशन आ गई, अब आपने इसको ज़ीरो करना है। तो इसको ज़ीरो करने के लिए हमने क्या यूज़ करना है, कौन सा रो ऑपरेशन यूज़ करना है, R3 प्लस 3R2। ठीक है, तो ये ज़ीरो हो गया, इसको ज़ीरो किया तो ये भी आपके पास ज़ीरो हो गया और ये भी ज़ीरो हो गया और ये दोनों एंट्रीज भी ज़ीरो आ गए। सो Ax इक्वल टू ज़ीरो आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन थी। अब हम इसको लिख लेते हैं इक्वेशन की फॉर्म में और फिर हम उसको देख लेते हैं कि क्या केस बनता है। अब यहाँ से देखें, अगर आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आता है, 3x1 प्लस 5x2 माइनस 4x3 इक्वल टू ज़ीरो। और सेकेंड इक्वेशन क्या आती है, 3x2 इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से देखें x2 की डायरेक्ट वैल्यू आ गई है, तो x2 की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। x2 की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वाली जो एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, आपके पास इक्वेशन किस में आ जाएगी, x1 और x3 में। 3x1 माइनस 4x3 इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से 3 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, x1 माइनस 4/3x3 इक्वल टू ज़ीरो। x2 आपके पास ज़ीरो है एंड ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट। सो अब आप यहाँ पे देखें कि x2 की वैल्यू तो डायरेक्ट आपके पास ज़ीरो आ गई, लेकिन x1 और x3 की वैल्यू डायरेक्ट नहीं आ रही आपके पास। अब क्या है कि फिर इसमें क्या इन्वॉल्व होंगे, पिवट पोजीशन इन्वॉल्व होंगी और फिर बेसिक वेरिएबल और फ्री वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे। अब x1 और x3 में आप कौन सा बेसिक वेरिएबल लेंगे और कौन सा फ्री वेरिएबल लेंगे और आप इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें x1 आपके पास क्या आ रहा है, पिवट पोजीशन। आप देखते हैं कि जो पिवट पोजीशन पे वेरिएबल आ रहा है वो क्या होगा, बेसिक वेरिएबल होगा, और अदर देन पिवट पोजीशन फ्री वेरिएबल होगा। अब यहाँ पे x1 बेसिक वेरिएबल है और x3 फ्री वेरिएबल है, तो सोल्यूशन सेट आप कैसे लिखते हैं, बेसिक वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल। सो x1 इक्वल टू 4/3 x3, x2 इक्वल टू 0 एंड x3 इज फ्री वेरिएबल। ठीक है, इसका सोल्यूशन सेट आप कैसे लिखते हैं, x की वैल्यूज लिखते हैं ना, x इक्वल टू x1 x2 एंड x3। x1 की क्या वैल्यू आई थी, 4/3 x3, x2 इज 0 एंड x3 इज फ्री, तो x3 को आपने x3 की ही फॉर्म में लिखा। सो दिस इज इक्वल टू, आपने x3 इसमें से कॉमन ले लिया तो यू हैव 4/3 0 एंड 1, सो दिस इज इक्वल टू x3v। ये वाला जो वेक्टर आ रहा है इसको आपने v से डिनोट कर दिया, इसको आप u से डिनोट कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। सो वी हैव x इक्वल टू x3v, दिस इज वेक्टर फॉर्म वेयर v इज 4/3 0 एंड 1। ठीक है, तो आपने क्या करना था, इसका सोल्यूशन सेट आपने लिखना था होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का। तो आपने उसको सॉल्व किया और आपने देखा है कि इसका जो सोल्यूशन आ रहा है वो नॉन ज़ीरो आ रहा है, और नॉन ज़ीरो तभी आया है जब इसके फ्री वेरिएबल इन्वॉल्व हो। तो होमोजीनियस इक्वेशन का एक सोल्यूशन लाजमी एग्जिस्ट करेगा और वो ज़ीरो सोल्यूशन आएगा, और नॉन ज़ीरो सोल्यूशन तब कब पॉसिबल होगा, अगर उसमें फ्री वेरिएबल्स आ रहे हो। सो यहाँ पे आप ये वहीं आपके पास ज्योमेट्रिकली डिस्क्राइब किया गया है कि x3 जो है वो फ्री वेरिएबल है। ax इक्वल टू 0 in this case is a scalar multiple of v,
यहाँ क्या आ रहा है कि x का जो सोल्यूशन आ रहा है वो स्केलर मल्टीपल आ रहा है v का, ठीक है। x3 कोई भी स्केलर है और v एक वेक्टर है। The trivial solution is obtained by choosing x3 equal to 0. So geometrically, if we see it geometrically, the solution set is a line through origin in R3. अब इसमें क्या आ रहा है कि आपके पास x3 और v आ रहा है। x3 अगर आप 0 चूज़ करते हैं तो वो 0 इसका आंसर आएगा। x3 अगर आप 1 लेते हैं तो फिर आपके पास v एक लाइन आ जाएगी, वेक्टर आ जाएगा। v अगर x3 अगर आप 2 लेते हैं तो आपके पास एक और वेक्टर आ जाएगा। सो ये आपके पास क्या आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी, क्योंकि सिंगल वेक्टर v है ना, आपके पास दो वेक्टर्स तो नहीं आ रहे। तो हमने सिंगल वेक्टर के लिए किया था कि सिंगल वेक्टर का जो स्पैनिंग सेट होगा वो ज्योमेट्रिकली किसको डिस्क्राइब करेगा, इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो हियर स्पैनिंग सेट ऑफ v इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। The equation of the form x equal to su plus tv is called a parametric vector equation of the plane. यहाँ पे जो हमने ये वाली फॉर्म लिखी इसको x3 इक्वल टू v, तो ये वेक्टर फॉर्म आ रही है। सो दिस फॉर्म इज नोन एज द पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म। और इसमें एक वेक्टर आया है, दो वेक्टर्स भी आ सकते हैं, तीन वेक्टर्स भी आ सकते हैं। Whenever solution set is described explicitly with vector, as in example 1, we say that the solution is in parametric vector form. So जब भी आपने homogeneous equation का solution लिखना है या non homogeneous का, तो इस केस में आप उसको parametric vector form में represent करते हैं, यानी कि आप UV vectors की form में उसको लिखते हैं। solution set उसका लिखते हैं ऐसे x इक्वल टू x1 x2 x3 x4, और फिर उसका लेके उसको वेक्टर्स के फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट करते हैं। इस केस में तो आपके पास सिंगल v वेक्टर आया था, दो वेक्टर्स भी आ सकते हैं, और वो किस केस में आएंगे, अगर दो फ्री वेरिएबल्स होंगे। इस केस में एक ही फ्री वेरिएबल था। सो यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया वो सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम डिस्कस किया। नो वी डिस्कस द सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम। नॉन होमोजीनियस सिस्टम आपके पास कौन सा है, जैसे कि हम स्टार्ट से ही सॉल्व करते आ रहे हैं सिस्टम को, जिसमें b नॉन ज़ीरो होगा। सो वी हैव द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इक्वल टू b. So when a non-homogeneous linear system has many solutions, the general solution can be written in parametric vector form as one vector plus an arbitrary linear combination of vector that satisfy the corresponding homogeneous system. अब हम देखेंगे कि जब नॉन होमोजेनियस सिस्टम का हम सोल्यूशन लिखते हैं तो उसका जनरल सोल्यूशन हम कैसे पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, और जो आपके पास वो आएगा वो कुछ वेक्टर्स ऐड हो रहे होंगे और उसी को आप रिड्यूस कर सकते हैं होमोजेनियस सिस्टम के सोल्यूशन में। सो लेट्स सी कि हम कैसे उसको रिड्यूस करेंगे और कैसे चेक करेंगे कि ये होमोजेनियस का है या नॉन होमोजेनियस का है। तो हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व करते हैं। So we have non-homogeneous system. A matrix is given. A matrix और B हमें गिवन है। ऐसे ही हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, उसको एशलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है और उसका सोल्यूशन लिख लेना है। अब इसमें देखें, ये आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं। यू कैन ईजिली रिड्यूस इट इन एशलॉन फॉर्म। और मैं लास्ट में आपको ये बता रही हूँ कि इसका सोल्यूशन जो है ना वो कैसे आता है। यहाँ से आपके पास जो फॉर्म बनती है x1 माइनस 4/3 x3 इक्वल टू -1, x2 इक्वल टू 0 एंड 0 इक्वल टू 0। 0 इक्वल टू 0 इट्स मीन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, इट्स सोल्यूशन एग्जिस्ट। और दूसरा आपने जो है वो क्या करना है, यहाँ से देखें x2 की तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई, मसला किसका रह गया, x1 और x3 का। x1 पिवट पोजीशन पे है तो x1 बेसिक वेरिएबल आएगा और उसको आप इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा है सिस्टम, अगर आप देखें तो ये जो होमोजेनियस सिस्टम है ना, इसी को हम लेके चले हैं। यहाँ पे क्या था कि यहाँ हमने सिर्फ फ़र्क ये रखा है कि b वाला जो है ना वो डिफरेंट कर दिया है, बाकी वही चीज़ है। 3 5 -4 बाकी वही सिस्टम है। ये देखें 3 5 -4 -3 -2 ये वही वाला सिस्टम है। सिर्फ लास्ट एग्जांपल में हमने यहाँ बी होमोजीनियस सिस्टम के लिए 0 लिया था और नॉन होमोजीनियस के लिए नॉन ज़ीरो लिया है। तो यहाँ हमने वैसे ही किया, x1 इक्वल टू -1 + 4/3 x3, x2 इक्वल टू 2 एंड x3 इज फ्री वेरिएबल। सो नाउ वी राइट इट्स सोल्यूशन सेट।
सो x इक्वल टू x1 x2 एंड x3, वैसे ही हमने लिखा x1 की वैल्यू क्या आती है -1 + 4/3 x3, x2 इज़ 2 एंड x3 इज़ फ्री वेरिएबल, तो फ्री वेरिएबल को हमने एज इट इज़ रहने दिया है। सो अब इसमें देखिए कि अब इसमें दो तरह की कंडीशंस आ रही हैं। एक तो ऐसे आ रही है जो सिंपल कांस्टेंट है, जैसे -1 2, और कुछ ऐसे हैं जिसके साथ x3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 4/3 x3 एंड x3। तो दो हैं, इसको हमने सेपरेट कर लेना है। और सेपरेट कैसे करेंगे? -1 2 एंड 0। -1 इसमें कांस्टेंट क्या आ रहा है? -1, देन 2, देन 0, फिर 4/3 x3 0 एंड x3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? -1 2 0 प्लस x3 इसमें से कॉमन ले लें, 4/3 0 एंड 1। तो इसको हमने कह दिया कि ये p वेक्टर आता है, इसको कह दिया कि ये v वेक्टर आ रहा है। तो पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म जो है वो क्या आती है? x इक्वल टू p प्लस x3v, x इक्वल टू p प्लस x3v इज अ पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म। अब इसमें देखिए कि जो लास्ट एग्जांपल ये दोनों सेम है। एक केस हमने होमोजीनियस का लिया है और एक नॉन होमोजीनियस का लिया है, और इसके लिए जो मैट्रिक्स हमने कंसिडर की है वो सेम है। अब देखिए उसका जो सोल्यूशन आ रहा था, इसका आ रहा है x इक्वल टू p प्लस x3v। लास्ट एग्जांपल में हमने देखे हैं कि यहाँ पे क्या सोल्यूशन आ रहा था? x इक्वल टू x3v। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक टर्म ऐड हो रही है, और वो कौन सी है? p वाली। इट मीन्स कि ये वाला जो सोल्यूशन आ रहा है x3v का, ये सोल्यूशन किसका है? होमोजीनियस सिस्टम का सोल्यूशन है। और p आपके पास इसका नॉन होमोजीनियस सिस्टम का सोल्यूशन क्या है कि उसमें हमने p ऐड कर दिया है। इट्स मीन कि जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम का सोल्यूशन है वो सम वेक्टर प्लस सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम जो है वो आ जाएगा। सो इन जनरल अगर हम इसको डिफाइन करते हैं नॉन होमोजीनियस का सोल्यूशन, तो वो क्या आएगा? x इक्वल टू p प्लस टी वी, और टी वी इसमें क्या है? इज अ सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सो एक p वेक्टर हमने अगर एक p वेक्टर हम ऐड कर दें नॉन होमोजीनियस में, तो फिर वो किसका सोल्यूशन आ जाएगा? होमोजीनियस। होमोजीनियस में अगर ऐड कर देते हैं p, तो वो नॉन होमोजीनियस का सोल्यूशन आ जाएगा। सो ये वही बात आपके पास लिखी हुई है। द वेक्टर p itself is just one particular solution, is a particular solution of the non homogeneous system. सो अब हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली हम जो है वो उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसके सॉल्यूशन को। सो वी से दैट v इज ट्रांसलेटेड बाय p टू v प्लस p। ठीक है, आपने क्या किया कि ये आपके पास v वेक्टर आ रहा है, ये p वेक्टर आ रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो v प्लस p आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास ये आपके पास जो है वो क्या आ रहा है? v प्लस p एक रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है। और इसी तरह अगर आपके पास दो लाइंस आ रही हैं, एक आपके पास l आ रही है, तो वो इफ़ ईच पॉइंट ऑन अ लाइन l in R2 or R3 is translated by a vector p, the result is a line parallel to L। ठीक है, इस तरह आपके पास जो है वो ये हो जाएगा। अगर आपके पास जो है वो आप इस फॉर्म में लिखते हैं, ये आपके पास इक्वेशन है x इक्वल टू p प्लस टी वी, इक्वेशन 1, x इक्वल टू p प्लस टी वी। ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज अ लाइन थ्रू p पैरेलल टू v, इज अ लाइन थ्रू p पैरेलल टू v। ठीक है, टी वी आपके पास उसमें ट्रांसलेट हुआ है और p आपके पास एक वेक्टर उसमें ऐड हो रहा है, तो ये आपके पास इक्वेशन जो बनती है इज अ लाइन थ्रू p पैरेलल टू v। Thus the solution of the system Ax equal to b is a line through p parallel to the solution set of the homogeneous solution। अब देखिए ये आपके पास v वेक्टर है, ये p वेक्टर आ रहा है। ठीक है, तो टी वी आ रहा है, इसका मतलब है कि इसको किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास टी वी यहाँ पे एक वेक्टर बन जाएगा। टी वी आपके पास ये वेक्टर बन गया, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या आ जाएगा? p प्लस टी वी। अब ये आपके पास जो सोल्यूशन आ रहा है किसका आ रहा है? होमोजीनियस इक्वेशन का, ax इक्वल टू 0 और p प्लस
ये किसका सोल्यूशन आ रहा है, ए एक्स इक्वल टू बी, नॉन होमोजीनियस सिस्टम का. So the relation between the solution set of the non-homogeneous system and homogeneous system shown in the figure above generalized to any consistent equation Ax equal to b, although the solution set will be larger than a line when there are several free variables. ठीक है, इसमें तो एक फ्री वेरिएबल था x3, तो अगर एक से ज़्यादा फ्री वेरिएबल्स आते हैं तो फिर इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो विल बी अ लार्जर देन अ लाइन. सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम, ये एक रिजल्ट है, एक थ्योरम है, इसको हम करते हैं. सपोज द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट फॉर सम गिवन बी. दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इक्वल टू b इज कंसिस्टेंट फॉर सम गिवन b एंड लेट p बी अ सोल्यूशन. उसको सेटिस्फाई करता है. Then the solution set of ax equal to b is the set of all vector of the form w equal to p plus vh. ठीक है, जैसे हमने देखा कि जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम का सोल्यूशन था वो क्या था, उसको हमने लिखा था p प्लस x3v की फॉर्म में. तो यहाँ से हम उसको इन जनरल ले रहे हैं कि vh आता है, और वो जो आपके पास x3v आ रहा था वो किसका सोल्यूशन था, होमोजीनियस सिस्टम का. सो अगर आपने नॉन होमोजीनियस सिस्टम का सोल्यूशन डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या आएगा, p प्लस सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम, where vh is any solution of the homogeneous equation ax equal to 0. So this theorem says that if ax equal to b has a solution, then the solution set is obtained by translating the solution of homogeneous system using any particular solution p of non-homogeneous system for the translation. So these are the steps how to write a solution set in parametric vector form. So if you want to write the solution set of a given system, either it is homogeneous or non-homogeneous in parametric vector form, then you have to follow these steps. So first step is row reduce the augmented matrix to reduced echelon form. reduced echelon में करें या echelon में करके फिर इसको आप इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके इस तरह कर लें, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं. Express each basic variable in terms of any free variable appearing in an equation. ठीक है, जब आपने उसको echelon फॉर्म में रिड्यूस कर लिया तो उसके बाद आपने बेसिक वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है, फ्री वेरिएबल को, एंड राइट द सॉल्यूशन ऑफ बेसिक वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल. Number 3, write typical solution x as a vector whose entries depend on the free variable if any. आप जिस तरह सोल्यूशन लिखते हैं जनरल फॉर्म में, टिपिकल सोल्यूशन आपने इसका लिखना है x इक्वल टू x1 x2 x3 की फॉर्म में, और फिर आपने उसकी जो एंट्रीज हैं वो उसको आपने सेपरेट कर लेना है डिपेंडिंग ऑन द फ्री वेरिएबल्स. Decompose x into a linear combination of vector using the free variable has parameter. फिर आपने क्या करना है कि आपने उसको लिख लेना है x को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर यूजिंग द फ्री वेरिएबल. जिस तरह आपने x3 इंटू वी लिखा था, ठीक है, तो x3 आपके पास क्या है, उसको आपने डिकम्पोज कर दिया था इंटू फ्री वेरिएबल v. आपके पास x3 फ्री वेरिएबल है और v वेक्टर की फॉर्म में आपने उसको डिकम्पोज कर दिया था. तो बेसिकली आपने क्या करना है, किसी भी सिस्टम को आपने एचलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है, उसका सोल्यूशन सेट लिखना है, और सोल्यूशन सेट में जितने भी फ्री वेरिएबल्स आ रहे हैं उसको आपने लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लेना है, तो वो पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म आ जाएंगे. So in today's lecture we have discussed the solution set of homogeneous system and non-homogeneous system. I hope so कि आप लोगों को समझ आ गया होगा. If you have any question you can discuss with me in live session. Thank you. Allah Hafiz.